तो ये अर्थराइटिस सिर्फ बूढ़े लोगों में होता है या फिर यंगर जनरेशन में भी आजकल देखा जाता है? अब लड़की थी कॉलेज गोइंग 17 साल की, और उसकी जब एक्सरे निकाली नेक के स्पाइन और कमर के स्पाइन दोनों में भी उसको डिजेनरेटिव चेंजेस थे, डिजेनरेशन हुआ था, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म हुए थे ये एज पे। तो आईटी इंडस्ट्री में लोग रहते हैं, वो उनके बैठने के पोस्चर से उसके भी वजह से ये हो सकता है। ये ऐसे बैठते हैं कंटिन्यूसली, ये ऐसे बैठ गए तो यहाँ पे गर्दन पे उनके खिंचाव आ जाता है, बैठ बैठ के कमर के हड्डी में वहाँ पे खिंचाव आ जाता है और वो मसल खींच जाते हैं। अर्थराइटिस में पंचकर्मा कंपलसरी करना ही है हर पेशेंट में? हर एक पेशेंट को हम पंचकर्मा जरूरी नहीं करते, कंपलसरी नहीं करते हैं, जिसको जरूरत है उसी पेशेंट को हम पंचकर्मा करते। तो अर्थराइटिस के पेशेंट्स में मेडिक्लेम पॉसिबल है इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट? अर्थराइटिस के पेशेंट में मेडिक्लेम पॉसिबल है और उसका एक है, लेकिन ये सब अपने हॉस्पिटल में होता है। वेलकम टू डिजिडॉक। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस क्या होता है, अर्थराइटिस के टाइप्स क्या होते हैं और उनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के बारे में। इन ट्रीटमेंट्स का मेडिक्लेम कवरेज भी हम इसमें कवर करेंगे। आज हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर प्रशांत दौंडकर पाटिल, हु इज अ रेनाउंड आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट। उनको इमेंस एक्सपीरियंस है 25 प्लस इयर्स का। अर्थराइटिस के इश्यूज हो रहे हैं तो लोगों को समझ में कैसे आएगा? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अर्थराइटिस और व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस? ऐश्वर्या, दो तीन चीजें हैं। आयुर्वेद में एक वर्ड आया है या एक फ्रेज है, ये यत्र वात तत्र शूल। ओके। जहां पे शूल यानी कि वेदना है वहां पे वात है, और ये अर्थराइटिस या आयुर्वेद के हिसाब से जो संधिगत वात है, राइट, ये कोरिलेट करता है ये शूल पे, यहाँ पे उनकी बिगर वात के सिवा वहां पे वेदना नहीं हो सकती। संधिवात में जॉइंट, संधि यानी क्या, तो हमारे जो जॉइंट्स रहते हैं वो जॉइंट, फिर आपका एल्बो जॉइंट रहेगा, रिस्ट रहेगा या घुटना रहेगा, कटेओसो, जो भी जॉइंट में जहाँ पे पेन होता है उससे संधिवात बोलते हैं या अर्थराइटिस बोलते हैं। अभी ये अर्थराइटिस में भी दो प्रकार आते हैं। एक आता है सबसे स्पेसिफिक, दो चीजें हैं इसमें, एक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और जहाँ पे पेन चालू हो गया, जॉइंट में आपके किसी भी पेन चालू हो गया या मसल में भी पेन चालू हो गया, तो आपको समझो आपको अर्थराइटिस की बीमारी या तकलीफ होना शुरू हो गई है। ओके। तो ये अर्थराइटिस सिर्फ बूढ़े लोगों में होता है या फिर यंगर जनरेशन में भी आजकल देखा जाता है? नहीं, ये अभी एक्चुअली टॉपिक बहुत अलग आ गया है कि एक चीज थी जो मेरी शुरू की प्रैक्टिस थी 20 साल पहले के आसपास की, तो वो टाइम पे कंडीशन हम देख रहे थे कि नॉर्मल अर्थराइटिस कब होता था, डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस दिख रहे थे कि 40 के आगे गया, 45 50 के आगे गया बंदा, तो वो टाइम पे उसको अर्थराइटिस किया, जॉइंट पेन शुरू हो जाते। लेकिन अभी चीजें पूरी बदल गई, हमारा जो लाइफस्टाइल सब बिगड़ गया है पिछले 10 12 15 साल में जो चीजें हो रही हो, तो लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है कि छोटे बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं कि ज्वाइंट पेन की वजह से। यंग जनरेशन में भी आते हैं लड़के लड़कियां एट द एज ऑफ 20-22 पे भी, या पिछले 2-3-4 पहले ही एक बंदी आ गई, लड़की थी कॉलेज गोइंग 17 साल की, और उसकी जब एक्सरे निकाली तो स्पाइन में, कमर में, नेक के स्पाइन और कमर के स्पाइन दोनों में भी उसको डिजेनरेटिव चेंजेस थे, डिजेनरेशन हुआ था, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म हुए थे ये एज पे। उसका बेसिक रीजन है अपना खाना, हम जो खा रहे हैं, जिस तरह से लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसकी वजह से अभी यंग एज में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि क्षयात्मक संप्राप्ति हम बोलते हैं उसको, क्षय यानी कि जीज हो गई है, उसको डिजेनरेशन हुआ है, वो चीजें अभी ये यंग जनरेशन में भी हो रही है। और उसका बेसिक रीजन है हमारी जो लाइफस्टाइल जो बिगड़ गई है, या बच्चे कुछ भी जो खा रहे हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं, माँ बाप उसको ठीक नहीं दे रहे, उसकी वजह से चीज हो रही है। तो यंग जनरेशन में भी अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिगत वात अभी दिख रहा है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का तो ये स्पेसिफिक है कि वो यंग एज में ही होता है, और अभी ये कोविड और इस चीजों की वजह से, या अभी चिकनगुनिया बहुत बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र में फैला हो गया, तो पोस्ट चिकनगुनिया रूमेटॉइड अर्थराइटिस दिख रहा है, जिसको हम आमवात बोलते हैं, वो भी बड़ी मात्रा में दिख रहा है, वो यंग एज में दिखता है। नॉर्मली आमवात जो है वो यंग एज में दिखना चाहिए था, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, संधिगत वात है, वो ओल्ड एज में दिखना चाहिए था। अभी दोनों चीजें ओल्ड एज में मुझे पेशेंट आ रहा है 70 साल का, सर 4-2 महीने पहले मुझे बहुत बुखार आ गया, ज्वाइंट पेन हुए, और बुखार गया लेकिन ज्वाइंट पेन उसके कंटिन्यू हो गए, तो वो पेशेंट आमवात में कन्वर्ट हो गया है। ओके। तो अभी ये ऐसा कुछ नहीं रहा कि इसी इस एज में हो गया, उस एज में होगा, किसी को भी होगा।
ओके, ये शायद डाइट की वजह से नहीं, लेकिन जो आईटी इंडस्ट्री में लोग रहते हैं वो उनके बैठने के पोस्चर से उसके भी वजह से ये हो सकता है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोलते हैं उसको। आईटी इंडस्ट्री में मैं जितने भी अभी आर्थराइटिस के पेशेंट दिख रहा हूँ वो स्पेसिफिक स्पाइन के पेशेंट्स है, स्पॉन्डिलाइटिस को। ओके। सर्वाइकल और लंबर स्पाइन उनका ये ऐसे बैठते हैं कंटिन्यूसली, ये ऐसे बैठ गए तो यहाँ पे गर्दन में उनके खिंचाव आ जाता है, बैठ बैठ के कमर के हड्डियों में वहां पे खिंचाव आ जाता है और वो मसल खींच जाते हैं। मसल के बाद धीरे धीरे अंदर डिजेनरेशन फॉर्म हो जाता है, क्योंकि खाने में ऐसे भी ब्रेड बिस्किट ऐसे ही चल रहा था, पिज्जा बर्गर खाते हैं बंदे, कहाँ से पोषण होगा। तो उनके लिए तो ये चीजें बहुत कॉमन हो गई है, उनको डिजेनरेशन होता ही है, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म होते हैं, उसका स्लिप डिस्क हो जाता है, यानी कि इंटरवर्टिबल डिस्क जो रहती है, जो वर्टिब्रा रहते हैं दो, तो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क रहती है जो शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है। कार्डिका से शॉक ऑब्जर्वर रहता है, सेम उसी टाइप में शॉक ऑब्जर्वर का काम ये इंटरवर्टिबल डिस्क करती है। तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। ओबेसिटी बहुत बड़ा रीजन है। अभी हमारी माए बाप सरकार की वजह से रास्ते बहुत अच्छे अपने यहाँ पे, तो रास्ते में जो जर्क बैठते बाइक पे, तो वो बाइक पे जो जर्क बैठते भी वहां पे भी रीढ़ की हड्डियों में कमजोरी आ रही है। किधर भी जाओ ऑल ओवर इंडिया आपको इंटरनल रोड अच्छे नहीं मिलेंगे, हाईवे रोड जरूर अच्छे है, इंटरनल रोड पे आपको वहां पे गड्ढे ही मिलेगी। वो गड्ढों की वजह से स्पाइन की उम्र अब बहुत बढ़ गई है। जो भी अभी आईटी में वो नए बच्चे ट्रैवलर्स है, वो बाइक पे ही घूमते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, तो उनको ये तकलीफ सारी होती है। उसकी वजह से फिर टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस पैरों में, पैर में दर्द होना, कमर में दर्द, कमर से वो नीचे रेडिएटिंग पेन जाता है नीचे टोनी तक, ये चीजें कंटिन्यूसली देख रही है। ओके, और ये सिम्टम्स छोड़ के अगर डायग्नोसिस करना है आर्थराइटिस का, तो डायग्नोसिस के क्या क्या मेथड है? आर्थराइटिस का डायग्नोसिस उसका सिम्टम है। ओके। आर्थराइटिस का पेन जब होगा ना, मैं पहले बोला था आपको, यत्र वात तत्र शूल, वात है वहां पे शूल होगा, तो उसका डायग्नोसिस आपको पेन हो रहा है, आपको वात नहीं होना। विदाउट पेन वात नहीं आता, और आर्थराइटिस जो संधिगत वात, तो वो चेंज नहीं होगा सिनेरियो। हाँ, उसकी इंटेंसिटी कितनी वो हमें डायग्नोसिस में पहले समझ में आ जाएगी। तो उसके लिए क्या आता है, एक्सरे आते हैं, फिर ज्वाइंट के एक्सरे आते हैं, या गर्दन के या कमर के एक्सरे आएंगे। कुछ नॉर्मली रिब्स में, यानी कि जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, जो पसलियां है, तो पसलियों की जो डॉर्सल वर्टिब्रा है या थोरेसिक वर्टिब्रा जो होते हैं, उसमें नॉर्मली गैप नहीं पड़ती है, या वहां पे चीज नहीं होती, क्योंकि रिब्स का उसका कवरिंग रहता है। अभी क्या हो रहा है गुरुदेव से कि वहां पे डिजेनरेशन हो रहा है, या बैठने के हमारा जो पोस्चर है, मैं आपको वही बोला था कि ये जो बच्चे रहते हैं वो कंप्यूटर में कंटिन्यूसली काम करते हैं, तो ऐसा कुछ आड़ा टेढ़ा बैठ जाते हैं, तो उनके लिए भी ये डिजेनरेशन हो रहा है, और यहाँ भी गैप पड़ना शुरू हो गई है। और दूसरी बात ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, उसमें क्या आता है, एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस आता है, यहाँ में HLA-beta-27 की पॉजिटिव आ जाता है, AD पॉजिटिव आता है, एंटीसीपी पॉजिटिव आ जाता है। तो ये ऑटोइम्यून में अगर जा रहे हैं तो वो भी उसका रीजन भी हमारा लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल से ही हो जाता है, तो उसमें भी ये डिजेनरेशन बहुत बड़ी मात्रा में दिखता है। तो वहां भी ये चेंजेस के लिए रिपोर्ट्स करनी पड़ते हैं। फिर ब्लड के जो अभी मैंने आपको जो बोला कि संधिवात या आमवात ढूंढने के लिए, संधिवात में कैल्शियम लेवल आपकी कम हो जाएगी, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, आमवात में आपका आर्य फैक्टर पॉजिटिव आएगा, आपका CRP पॉजिटिव आएगा, आपका ESR पॉजिटिव आ जाएगा, हाईली एकदम बढ़ जाता है। अभी कुछ केस ऐसे देखे कि 150 आर्य बढ़ गया उनका, एंटीसीपी, ANA, ये सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, तो वो टेस्ट में आपका डायग्नोसिस एकदम परफेक्ट हो जाता है। एंकोलॉजिंग हम जो बोलते हैं वो सबसे खराब, आपका जो स्पाइन का कर्वेचर है वही बदल जाएगा, तो वो इन्वेस्टिगेशन में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये टेस्ट एक स्टेप बाय स्टेप हो जाते हैं, ऐसे एक पेशेंट आ गया और हमने सारे टेस्ट करवा लिए। जब हम पेशेंट को चेक करते हैं तो वहां पे अगर हम पल्पेट करते हैं तो वहां पे कटकट आवाज आ जाती है, घुटना अगर हिलाया आर्थराइटिस है तो वो कटकट आवाज आएगी, वहां पे हमें वो समझ में आ जाता है, मूवमेंट पे पेन आ जाता है। स्पाइन के पेशेंट में हम SLR टेस्ट करते हैं, तो पेशेंट को सीधा पे लेटाने का और उसको कुछ सपोर्ट के बिना पैर उठाने को बोलने का, जिस एंगल पे वो लेट जाता है जहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है तो वो उसका डिग्री आ जाएगा, फिर वो 20-30 डिग्री तक, नॉर्मली 60 डिग्री तक अपना पैर मूव होना चाहिए, 90 तक होता है, 90-110 तक अपना पैर ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर वो 60 के नीचे आ रहा है तो वो SLR पॉजिटिव पकड़ के चलो, और पेशेंट को स्पाइन का प्रॉब्लम कंफर्म हो जाता है। फिर उसका एक्सरे निकालो, फिर एक्सरे में सारी चीजें आपकी आ जाएगी, और उससे आगे आपको प्रॉपरली उसका अगर इनिशिएट करना है और कौन सी नर्व कहाँ पे कॉम्प्रेस हुई और कितनी मात्रा में हुई है ये अगर जानना है तो उसके लिए MRI आता है, तो MRI आप कर लो, रिपोर्ट में आपकी सारी चीजें सामने आ जाएगी।
अभी ये तो हो गया डायग्नोसिस का पार्ट। आफ्टर डायग्नोसिस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लाइन कैसे स्टार्ट होती है? कौन से हर्ब्स मेडिसिन से हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं फॉर अर्थराइटिस? आपका सवाल तो सही है, लेकिन आयुर्वेद ट्रीटमेंट जो करनी है आर्थराइटिस के लिए, आर्थराइटिस को दो चीजें हैं, आर्थराइटिस और संधिवात हम जो बोलते हैं। तो ट्रीटमेंट करते समय दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक एक्यूट पेन रहेगा। एक्यूट पेन क्या कि पूरी आपकी मूवमेंट सारी स्टॉप हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गई है, ओके जॉइंट रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, आयुर्वेद में संधि ग्रह बोलते हैं उसको। ओके वो एक कंडीशन होती है, वहां पे पेन बहुत ज्यादा रहता है। तो वहां पे आपने सिम्टोमेटिक पेन केस वहां से आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन से लिया तो चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी कि क्या, जितना पेन है, पेन ड्यूरेशन आपका 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उससे ज्यादा एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लेनी है। इवन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस आल्सो, कि पेन सबसाइड करो, यानी कि पेन कम करो, वहां तक आपको एलोपैथी लेनी, इट्स ओके। अगर वो लॉन्ग टर्म लिया तो वो क्या करते हैं, एक तो पेन किलर देंगे, वो आपको लिवर को डैमेज करेगी, आपके किडनी को डैमेज करेगी। साथ में आते स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स सारी चीजें वही करेगी, साथ में आपकी इम्यूनिटी पूरी खत्म करेगी। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स बोन को वापस और ज्यादा डिजेनरेट करती है, तो स्टेरॉइड्स आपको नहीं लेते। आयुर्वेद जो देना है वो तो मैं आपको बोलता हूँ बाद में, लेकिन पहले क्या है कि एलोपैथी में आपको ट्रीटमेंट कितनी लेनी है, जितना जरूरी है पेन किलर, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, उससे ज्यादा नहीं लेना है एलोपैथी किसी भी हालत में। अगर वो लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में आपको तकलीफ देगा, बाकी चीजें आपकी खराब करेगा। आयुर्वेद में ये चीजें होती है, आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल ही अलग है पूरा। क्या रहता है, हम पहले सबसे पहले कहाँ पे आते हैं, अस्थि पोषक आहार, यानी कि हड्डियों को जिसने डैमेज कर दिया है या जो कमजोर हो गई, उसको भरने के लिए हमें प्रॉपरली डाइट देना है। सबसे पहले आएगा आहार, क्योंकि हम जो खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद आहार रस बनेगा, आहार रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र, लास्ट में एक एक धातु बनता है। ये धातु बनने की प्रोसेस है शरीर के हमारी, तो जो हम जो खाएंगे वही आगे आएगा ना। डिजेनरेशन क्यों हुआ है, हम पोषक नहीं खा रहे, इसलिए डिजेनरेशन आ गए, राइट। तो ये डिजेनरेशन कम करने के लिए हमें खाना ठीक से आना चाहिए, राइट। अभी हड्डियों का पोषण करने वाला आहार क्या है, तो गेहूं आता है इसमें। अभी मैं वापिस बोल रहा हूँ, आर्थराइटिस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस आहार अलग आएगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस का आहार अलग आएगा, तो दोनों चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। साथ में बाजरे की बात, बाजरा पोषण करता है, लोग खाते नहीं बात को, राइट। बाजरे की रोटी या भाकरी हम जो बोलते हैं, बच्चों को अभी की जो बच्चे हो तो बहुत तकलीफ देते हैं, तो भाकरी आपको खानी है या रोटी खानी है। बाजरे की जो भाकरी खाते हैं ना, तो रात को खानी है, और कैसे बाजरा डाइजेस्ट करने की वजह से थोड़ा गर्म है, तो साथ में उसके कैस्टर ऑयल डालने। आयुर्वेद की जो चिकित्सा है मेन, तो वातस्य उपक्रमा स्नेहन स्वेदन संशोधन मृदु, स्नेहन स्नेहन के मसाज, ऑयलिंग होना चाहिए। छोटे बच्चे हम अगर जन्म लेते हैं, उसके बाद उसको 2 साल से लेके 5 साल तक उसका मसाज करते हैं कम से कम, क्यों, तो उसकी हड्डियां भर के आ जाए। वो मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पेडियाट्रिशियन भी क्या कर रहा है, सबसे पहले बच्चों को तेल नहीं लगाना। अरे भाई, तेरे माँ ने तेरे लिए क्या किया वो देखना पहले, वो नहीं देखता। तेरी दादी उसके लिए परमिशन देगी, तेरा बच्चा हो गया और तू दादी को घर पे जाके बोल कि तेल नहीं लगाना, क्या बोलते हैं देख। लेकिन वो बंदा क्या करता है, यहाँ पे ज्ञान डालेगा, बच्चों को तेल मत लगाओ, वहां भी बच्चों की हड्डियां का जो जीज हो रहा है वो शुरू हो जाती है, प्रॉपरली उसका पोषण ही नहीं होता, तो उसके लिए ऑयलिंग बहुत जरूरी है। सेम ऑयलिंग, ड्राइनेज जो आई है हड्डियों में, वो अंदर से अंतर से आई। हम जो मैं अभी जो बोला आपको बाजरे की बात नहीं, उसमें हम कैस्टर ऑयल डालने को बोलते हैं, कि आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, आपका पेट साफ हो जाएगा, अंदर से ऑयलिंग भी हो जाएगी। ये दोनों चीजें कैस्टर ऑयल करता है, क्योंकि पेट साफ होना, गैसेस कम करना, अंदर का ऑयल कम करना, वो काम तो है, साथ में ऑयलिंग भी हो जाता है। तो बाजरे की भाकरी में आप भाकरी बनाते समय या रोटी बनाते समय 2-3 चम्मच जो है टीस्पून, वो आप कैस्टर ऑयल डाल दो, और चमचा सूंड डाल दो। सूंड गर्म और पेन किलर काम करती है। सूंड के अदरक, ड्राई जिंजर, राइट। हाँ, तो जो जिंजर है अपने मसाले में बहुत सारी दवाई है, तो वो वहां पे पेन रिलीफ का काम कर बोलती है। लहसुन आता है साथ में, 2-4 पंक्तियां लहसुन के डाल दो, डाइजेशन सुधर जाएगा, पेन कम हो जाएगा। ये घर के उपाय।
राइट, तो बेसिक वहां से शुरू हो जाएगा। साथ में आता है दूध। सबसे अच्छा कैल्शियम ग्लास मिलेगा दूध से मिलेगा, लेकिन दूध गाय का लेगा, और वो भी देसी गाय का मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। E2 मिल्क ले लो, भैंस का नहीं। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो दूध आ रहा है उसमें बहुत बार ये लोग एक इंजेक्शन देते हैं, जो तबेले वाले हैं वो इंजेक्शन यूज करते हैं, उसकी वजह से और चीजें बिगड़ रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से आगे ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। तो वहां पे वो दूध जो है वो गाय का चाहिए, देसी गाय का चाहिए, वो देख लो। खाने में सारी हरी सब्जियां, और सिर्फ दो तीन चीजें नहीं खानी, उसमें आएगा आलू। आलू डाइजेस्ट करने के लिए तकलीफ देता। और जो ये आता है दाल, जो हमने जो खाते हैं इसमें से कुल्थी की दाल बहुत अच्छी है। कुल्थी का जो सूप है, कुल्थी या हुलिया बोलते हैं, हजरे, हाँ, उसका जो सूप है, मार्गे, मराठी में उसको मार्गा बोलते हैं, जो कुल्थी भून के लाने का, और साथ में फिर उसके बाद उसका आटा बना के उसका सूप बना, अदरक और लहसुन का ये सब तड़का देके उसका सूप बना। तो सूप एक बाउल दे दो थर्स के पेशेंट के लिए डेली, रोटी दे दो, घी का यूज करना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में घी यूज करना है, रोमेटाइटिस में घी यूज करना नहीं। वहां पे उसने पूरा निषेध दिया है, तो वहां पे किसी भी हालत में रोमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको घी का यूज नहीं करना है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में या संधिगत वात में वो बहुत जरूरी है। ये बेसिक जो कंडीशन है वो समझ के लेना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर घी आपने यूज किया तो बढ़ेगा आम बात में, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं किया तो बढ़ेगा। तो वो घी का यूज करना है, कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना, वो चीजें क्लियर हो गई। लहसुन की चटनी आती है, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी आती है, वो आम बात में आपको खाने को देनी है, वो पेन करेगी वहां पे, आम का पाचन करके वो पेन क्लिप कर जाएगी। साथ में सारी सब्जियां चलेगी, लेकिन बैंगन थोड़ा सा कम करो आप, किसी बात नहीं। जो सारी अदरक, सॉरी चना आ गया आपका, पटकी आ गई, तुअर की दाल आ गई, ये दालें नहीं खानी है। फुल्का बोलो मैं आपको, मूंग की दाल बहुत अच्छी है, मूंग आप रेगुलरली यूज करो, मसूर चलेगा थोड़ा बहुत, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ये आनी चाहिए। बेकरी प्रोडक्ट जितने वो सारे स्ट्रिक्टली बंद करना है, दोनों में, आरे में भी और फस्टो में भी। बेकरी प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली बंद रहेगी। फर्मेंटेड जो भी चीजें हैं, यानी कि आपका इडली, डोसा, उत्तपा, वो चीजें आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी। ये आपको आया खाने में, फूड सारे ले लो, लेकिन आरे में अगर आरे बहुत ज्यादा मात्रा में, उसका क्वांटिटी बहुत अगर ज्यादा आता है तो आरे में फ्रूट्स भी थोड़ा सा अवॉइड कर दो, तो वहां पे लंगनी चिकित्सा आने वाली है। ये गया डाइट का। डाइट के बाद आता है मेडिसिन का, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है। अपना जो कुछ प्रिपरेशन है पिछले 20 साल में, जो दवाई हमने यूज की है पेशेंट को, वो प्रूवन, कुछ हजार पेशेंट उसके लिए ट्रीट हो गए, वो हमने अभी FDA के अप्रूव कर दिए। तो उसमें से कुछ मेडिसिन आई है, शूलोमी बोल के आ रहा है, हाँ, अपना एक कंपाउंड आता है, शूलोमी प्लस आता है, शूलोमी आता है, PRL आता है, जो पूरा एक्सट्रैक्ट बेस पे हर्बल कंटेंट है, वो हम यूज करते हैं। अब कुछ महाराष्ट्र में निकारा बोलता है, दक्षिण आ गया, तो लेकिन ये सारे उसके जो डोसेस है, नाम बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये डायरेक्टली पेशेंट को नहीं लेंगे, तो कंसल्ट करके ही अपने जो सेंटर्स रहेंगे वहां से, प्रियव्रता हेल्थ केयर सेंटर अपना जो है, ये अभी हम पूरा ऑल ओवर इंडिया और महाराष्ट्र में भी खोल रहे हैं पूरे, तो वहां पे आप कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। अपने हॉस्पिटल का जो वेब पोर्टल है अभी, ayurvedhospital.com, उस पर जाके आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर दो, वहां से आप डॉक्टर से हमारे कंसल्ट करो, वहां पे आपको सारी मेडिसिन का लिस्ट प्रॉपर आ जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा। जरूरत पड़े तो ये पेशेंट को हम पंचकर्मा हॉस्पिटल बुला सकते हो, ये पंचकर्मा भी हम मेडिक्लेम में भी ला रहे हैं, सारी की सारी मेडिक्लेम में हो जाती है, ये मेडिसिन आता है। सर आजकल पंचकर्मा थेरेपीज ये बहुत ट्रेंडिंग है, तो फिर हर एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में पंचकर्मा जरूरी है करना, या फिर आर्थराइटिस में पंचकर्मा कंपलसरी करना ही है हर पेशेंट में? वही मैं आपको जो बोल रहा था अभी कि दो चीजें हमारी हो गई। पहले सबसे पहले आ गया आपका आहार, आहार के बिना आयुर्वेद हम आगे जा नहीं सकते। दूसरा आ गया आयुर्वेद के मेडिसिन, और तीसरा पार्ट आ गया पंचकर्मा। पहले दो में अगर पेशेंट कवर नहीं होता है तो हम तीसरे स्टेज में पंचकर्मा के लिए जाते हैं। पंचकर्मा में भी दो पार्ट में होते हैं, एक आता है हमारा डे केयर सेंटर में आता है, और दूसरा हमारा IPD सेंटर में आता है। हर एक पेशेंट को हम पंचकर्मा जरूरी नहीं करते, कंपलसरी नहीं करते हैं, जिसको जरूरत है उसी पेशेंट को हम पंचकर्मा करते। नॉर्मली स्वस्थ रूप के लिए एक पंचकर्मा की स्टेज आई है, वो पूरी अलग है, वो तो हर किसी को भी कर सकता है। लेकिन जो आर्थराइटिस के लिए हम अभी जा रहे हैं ना, तो उसमें स्टार्ट का शुरुआत में आर्थराइटिस है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 पे ही है, तो मेडिसिन और घर पे जो उसमें मसाज के लिए जो ऑयल देते हैं वो प्रॉपर्ली यूज किया, डाइट प्रॉपर्ली फॉलो किया, एक्सरसाइज किया, दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन जिसकी कंडीशन ऐसी है कि नहीं अभी ये बढ़ रहा है, स्टेज 3 पे आ गया है, मूवमेंट लॉस हो गए, पेन बहुत हो रहा है, उसके मूवमेंट सारे रिस्ट्रिक्ट हो गए, कुछ नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसका नॉर्मल लाइफ पूरा हैम्पर हो रहा है, सफर हो रहा है, तो वो पेशेंट में हमें पंचकर्म जरूरी है। अभी ये पंचकर्म कौन से करते हैं? तो सबसे पहले वातस्य उपक्रम स्नेहनम, यानी क्या उसको प्रॉपरली ऑयल का मसाज होना चाहिए। वात का उपक्रम में स्नेहन करना है। ओके आर्य में जो ऑयल आते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो ऑयल आएगा वो पूरे अलग है, और दोनों चीजें यहाँ पे नहीं कोरिलेट होती है। संधिवात जो है और अर्थराइटिस जो है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, देखो नॉर्मली इधर भी ज्वाइंट पेन हो और हमने ऑयल से थोड़ा सा मसाज किया तो पेन रुक जाता है। अर्थराइटिस में कोई भी आप ऑयल यूज करो या मेडिकल ऑयल यूज करो, हमारा जो है सेटवर्स वगैरह जो आप यूज किया, पेन रिलीफ हो जाएगा। अगर यही ऑयल, सेम ऑयल हमने रूमेटॉइड अर्थराइटिस में लगाया तो अगले 3 घंटे के अंदर पेशेंट पूरा पूरा स्टिफ हो जाएगा, पेशेंट हिल भी नहीं पाता। ये दोनों चीजें हो जाता है। तो उसके जो ऑयल आते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, वो वृक्ष गुण प्रधान द्रव्यों पे आते हैं। आर्य में नॉर्मली मसाज भी नहीं करते, सिर्फ सेक देते हैं, सेकना देते हैं, स्टीम देते हैं, स्टीम भी नहीं, ड्राई सेक देना पड़ता है। अच्छा, लेकिन एक मात्रा में हम कुछ मेडिकल ऑयल ऐसे यूज करते हैं, इसमें ग्रंथोक्त में तो महाविष्णु तेल आया है उसके लिए, लेकिन हम रूटीन में क्या यूज करते हैं, तो जो कुछ ऑयल हमने बनाए जो उष्ण वृक्ष गुण धर्म के हैं, उसके जो कंटेंट जो है वो वृक्ष गुण धर्म है, तो उसका स्नेह का जो क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल जो है वो कम कर दिए और ड्राइनेस कर दिया, तो वहां पे वो पेन रिलीफ का काम करेगी और आगे बढ़ाएगी भी नहीं। ओके ओके, तो वो चीज वहां पे आ जाएगी, तो वो मसाज आएगा। दूसरा आता है पुट्टेलिका सेक। पुट्टेलिका सेक भी बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। शालीशैष्टिक पिंड में जाता है, यानी कि चावल में कुछ दवाइयां उबाल के उसका पुट्टेलिका सेक बनाते हैं, दवाई में उबाल के। ओके ओके, उसका आता है शालीशैष्टिक पिंड स्वेद। दूसरा आता है पत्र पुट्टेली स्वेद, वो ड्राई सेक में आता है, वो नॉर्मली आर्य में भी चलता है, ऑस्टियो में भी चलता है। शालीशैष्टिक हम देते हैं, ऑस्टियो में देते हैं। ओके, और आता है फिर संधिवादी पुट्टेली सेक, वो पूरा ड्राई आता है, वो नॉर्मली आर्य में हम यूज करते हैं क्योंकि वहां ड्राई सेक देना है। तीसरा सेक आ जाता है वहां पे वापिस तापस्वेद, यानी कि डिलीवरी के बाद नहीं को सेक देते नीचे बाल डाल के, बाल के जो वो कोयला सब रख के उसको कुछ दवाई डालते हैं, तो वो हम हॉस्पिटल में अभी वो चीज देते हैं, वो एक आ जाएगा। साथ में आपका बाष्पस्वेद आता है कि दवाई उबाल के उसका स्टीम देते हैं। तो इस सेक के कम से कम 5-6 अलग प्रकार है। मसाज का भी वैसे हर इसमें मसाज के ऑयल बदल जाते हैं, कुछ जगह धनवंतर लगेगा, कुछ जगह बला तेल लगेगा, कुछ जगह सहचर तेल लगेगा, मुरवेन्ना लगेगा, कुट्टम चुक्या लगेगा, महाविष्णु लगेगा, चंद्रमा लक्ष्य लगेगा, बलादी लगेगा। ईच एंड एवरीथिंग चेंज हो जाएगी हर एक पेशेंट के हिसाब से। ओके, इसलिए आपको अगर कुछ यूज किया, ये बंदे बैठे कैमरे में बैठे आपने, उसको यूज होगा नहीं होगा, दोनों को सिम्टम सेम रहेंगे, लेकिन मसाज का जो ऑयल हो आपका, तो आपके प्रकृति के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। राइट, ये आ गए मसाज का स्नेहन से हो गया। एक बस यहाँ पे क्वेश्चन है, अभी आजकल ऑनलाइन काफी सारे मसाज घर पे आके करते हैं, सिर्फ ऑनलाइन एक क्लिक पे वो लोग घर पे आके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उनका मसाज और जो क्लिनिक हॉस्पिटल? चीजें बहुत गलत हो रही है। बाकी लीगली तो मैं नहीं जाना, एक्चुअली लीगली वो अलाउड नहीं है। कोई भी पेशेंट हो, वो हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस के अंदर ही होना चाहिए। ओके, वहां पे 10 डॉक्टर्स होने चाहिए। अगर देखो कोविड के बाद सिनेरियो पूरा चेंज हो गया दुनिया का, चलती फिरती पेशेंट, हम आम आदमी से बात कर रहे हैं अभी, और एक हमारे बीच में से एक अचानक कोलैप्स हो जाता है और कुछ मिनटों के अंदर डेथ हो जाती है। देखिए हमने बहुत सारे इंसिडेंट देखे। राइट, ये सिनेरियो क्या होता है कि जिसने अभी ये वैक्सीनेशन और सारी चीजें हुई है, बहुत लोगों को एक दिक्कत अभी आ रही है कि ब्लड अंदर थिक हो रहा है। ओके, ब्लड अंदर ठीक हो रहा, सिम्टम लेस से पेशेंट सारे मसलों में वही दिक्कत होगी। घर पे अगर कर रहे, कोई भी अगर आगे ये सारी चीजें कर रहा है और ये कंडीशन में अगर ऐसा कुछ हो गया, तो वो जो अनट्रेन्ड स्टाफ सिर्फ मसाजिस्ट है, तो जिसका मेडिकल फैकल्टी से कोई लेना देना नहीं है, और किधर का अगर क्लॉट छुट के अगर वो हार्ट में गया तो कार्डियक अरेस्ट आएगा, वो ब्रेन में गया तो स्ट्रोक लाएगा। तो ये चीजें घर पे करने की नहीं है किसी भी हाल में। दूसरी बात, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जो भी थेरेपिस्ट रहते,
तो उनका बेसिक एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहता है कि इनके कौन से मसल का ओरिजिन कहाँ से। अब ये पीछे ट्रेपेजियस मसल है आपका, राइट। अब ये बाइसेप ट्राइसेप्स है, इसका ओरिजिन, ये ट्राइसेप्स का ओरिजिन कहाँ से, उसका इंसर्शन कहाँ पे, ये बाइसेप का ओरिजिन कहाँ से, इंसर्शन कहाँ है, यानी शुरुआत कहाँ से, कैसे, उसका रूट क्या है, नीचे से जो नोज जा रहा है। अभी ये ब्लैक फ्लेक्स है, अभी समझो गर्दन का पेशेंट है, यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट है। इसके जो ब्लैक फ्लेक्स है C4 C5 C6 C7 से, यहाँ से जो नोज निकल रही है, उसका नो रूट क्या है, ये वो थेरेपिस्ट को पता है, मेरे डॉक्टर को पता है। अभी अपना जो अपने हॉस्पिटल में पंचायत होता है वो आरएमओ कंट्रोल वहां उनके साथ रहते हैं, तो चीजें गलत नहीं हो जाएगी। अभी इसमें कुछ कटी बस्ती वगैरह हम देते हैं, ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो ऑयल स्किन को सूट होता है क्या नहीं है। मैं बोला था कि 10 अलग अलग प्रकार के ऑयल आएंगे, हर एक पेशेंट को वही यूज होगा ऐसा नहीं है। वो आपका प्रकृति परीक्षण होने के बाद वो डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन सा ऑयल यूज करना है। अभी समझो, आप सामने बैठिए, आपकी टिपिकल पित्त प्रकृति है, आपको लगेगा चंद्रमा लक्षादी। अभी ये बंदा बैठा है, इसकी प्रकृति है वात प्रकृति, वात और कफ, इसको कट्टम चुका है। वो सामने देख के भी एज एक्सपीरियंस वो एकदम कोई भी रहेगा वो बता देगा। लेकिन जो थेरेपिस्ट आपके पास आ रहा है वो कहाँ से प्रकृति परीक्षण करेगा, या वो उसको ये पता नहीं कि वहाँ पे मेडिकल कंडीशंस क्या बिगड़ेगी। हाइपरटेंशन रहता है, डायबिटीज रहता है, बहुत अलग अलग चीजें आ जाती है। तो ये कंडीशन टैकल करने के लिए वो जो घर पे आने वाले थेरेपिस्ट है उनके पास कुछ भी नहीं। अगर कुछ मिसअप हो गए तो फिर अपनी उसकी जिम्मेदार आप खुद रहोगे, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ना आप मेडिकली ये कर सकते हैं, आप ना क्लेम में जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, आपके सारे लीगल मार्ग वहां पे बंद हो जाते हैं। हॉस्पिटल में सारी सिस्टम रहती है, हॉस्पिटल सारी टीम रहती है, इमरजेंसी कंडीशन हैंडलिंग के लिए जरूरत पड़े तो एलोपैथिक भी डॉक्टर्स वहां पे आ जा सकते हैं। इन केस ऑफ सडन इमरजेंसी, अगर मिसअप कभी होता नहीं नॉर्मली, 10,000 पेशेंट में एक आध को कभी भी हो सकता है, वो रूटीन में भी होता है अपने चल चलते, लेकिन वो कंडीशन टैकल करने के लिए हॉस्पिटल में पूरी टीम रहती है। यूं तो मैं बोलता हूँ क्रिटिकल केसेस है, बहुत सारे पेशेंट की संदेहात की बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, उसके इम्यून सिस्टम पूरी सप्रेस हो गई है, वो पेशेंट तो एडमिट होकर ट्रीटमेंट होना चाहिए। वो ओपीडी में भी पंचर नहीं होना चाहिए, उसकी ओपीडी पंचर जो होते हैं रूटीन में वो भी नहीं होनी चाहिए, वो पेशेंट हम वो करते हैं। पिछले 8 साल से वो चीज कर रहे हैं। किसी भी हालत में क्रिटिकल पेशेंट हम घर पे नहीं छोड़ते, वो पेशेंट अंडर सर्विलेंस से रहेगा पूरा 24/7। 8 दिन लगे, 10 दिन लगे या 30 दिन लगे। क्लेम का हमने मेडिक्लेम जो हमने जो लाया उसका रीजन उसका पीछे का वही था। तो ये आ गया, ये अभी हो गया स्नेह मसाज का, वो तो वो आपका क्लियर हो गया, राइट। फिर से अगला पॉइंट आता है कटी बस्ती, यानी स्थानिक बस्ती। नेक में पेन है, बैक में पेन है, ज्वाइंट पे पेन है, हर जगह पे एक आटे का बेल बनाता है, उसमें ऑयल पोर करते हैं, उसको कटी बस्ती या स्थानिक बस्ती बोलते हैं। कटी बस्ती आएगा, मन्ने बस्ती आएगा, जानू बस्ती आएगा। अगर हार्ट पेशेंट को हृदय बस्ती भी देते हैं, रुद्रवैस, ये भी उसमें आ जाएगा। रोमेटिक हार्ट डिसीज है, हार्ट का जो साइज बढ़ जाता है, पब्लिक में बढ़ जाता है, उसमें हृदय बस्ती करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेंटर आपके आयुर्वेदिक सेंटर भी बने। तो वो जो आएगा ना, उसका जो टेम्परेचर है ऑयल का वो मेंटेन रखना पड़ता है सर्टेन डिग्री पे। 20 या 30 मिनट की प्रोसेस रहती है। पहला ऑयल ठंडा होते ही दूसरा ऑयल उसमें अंदर आ जाता है। अगर वहां के टेम्परेचर 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो गए ना, इस चीज से आप घर पे गए तो गड़बड़ गए, वहां पे बर्न हो गया, ऑयल के बर्न्स जाते हैं निकल, हर एक को पता है ऑयल के बर्न्स तकलीफ हो। तो ये हॉस्पिटल में चीजें होनी चाहिए। वो तरीका से कर रहा है आपको, मैंने बोला फिजियोथेरेपी साथ में हम देते हैं। और सबसे वातस्य उपक्रम बस्ती सबसे पहले आता है। बस्ती को हम आधी चिकित्सा बोलते हैं, आधा चिकित्सा बोलते हैं। हाफ ट्रीटमेंट है बस्ती यानी कि एनिमा, मेडिकेटेड ऑयल और मेडिकेटेड काढ़ा, ये एनिमा का स्वरूप में देते हैं। नॉर्मली इसका क्वांटिटी कितना रहता है? 8, 15, 30, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। वही अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत 1-2-4 कम ज्यादा करता है, यानी कि 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 30 दिन, 18 दिन, वो पेशेंट की बीमारी की इसकी सक्षम होंगे। लेकिन वो व्यक्ति साथ देने, व्यक्ति साथ क्या, एक भी ऑयल का एनिमा रहेगा, एक काढ़े करेगा। एडमिट पेशेंट को नॉर्मली आइडियल क्या आता है, सुबह काढ़े का एनिमा दे दो, बस्ती दे दो, शाम को ऑयल का दे दो। लेकिन ये सिर्फ एडमिशन कंडीशन में भी पॉसिबल होता है, ये डे केयर पे नहीं होता है। तो ये लिमिटेशन वहाँ पे वो लोगों की आ जाती है। ये आ गया सारा पंचकर्म का, ले पाते अलग अलग। जलों का चर्म आ जाता है, अग्निकर्म आता है। अग्निकर्म, अभी अग्निकर्म और विद्याकर्म एक बात चल रही है पंचकर्मा में, वो करो पेशेंट को नहीं होता है। कैसे पैथोलॉजी बदलेगी यार? मैंने इतने सारे कॉन्फ्रेंस किए अभी तक, हर एक को मैंने लिटरेचर जानेंगे, आप मुझे पैथोलॉजी चेंज करके दिखाओ,
आपको सिम्टोमेटिक पेन रिलीफ का सिम्टोमेटिक ही करेगा, वो परमानेंट इलाज नहीं। हाँ, बस्ती बाकी का जो हम पूरा ट्रीटमेंट करते हैं उसमें चेंजेस आपके 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपके चेंजेस 101% दिखेंगे। आरए के जो चेंजेस है, आरए फैक्टर का स्वेलिंग शोध सब कम हो गया उसका, और साथ में उसके रिपोर्ट्स में भी चेंजेस आ जाएंगे। आरए पॉजिटिव का नेगेटिव हुआ देखकर टाइटर कम हो जाता है, रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी, एंटीसिपेट कम हो जाएगा, एएनए उसका कम हो जाएगा, HLA-27 का उसका जो टाइटर है वो कम हो जाएगा, ये रिपोर्ट में दिखेगा। डीजेनरेटिव चेंजेस में क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में या स्पाइन में स्पाज्म निकल जाता है। मैंने रिपोर्ट के साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ, पिछले 20 साल का जो रिकॉर्ड है मेरे पास रखा हुआ है पूरा जो डाटा है, उसमें आपको कभी भी दिखा सकता हूँ उसका स्पाज्म चला। लेकिन जो डीजेनरेशन हुआ है वो भरने के लिए हमें कुछ सालों का समय चाहिए, वो होने के लिए कुछ साल लगे ना, होने के लिए कुछ साल तो हुए ना पक्का, तो वो अभी ये तुरंत नहीं चेंज होगा। हाँ, पेन आपका हो जाएगा, आपके सारे मूवमेंट्स लॉक जो लॉक होके बैठे वो सारे खुल जाए, आपको रिलीफ मिलेगा, आपको तकलीफ कुछ नहीं होगी। 5-5, 6-6 साल पेशेंट को कुछ नहीं होगा। लेकिन वैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, गाड़ी एक बार सर्विसिंग करके लाई फिर वापस उसको देनी पड़ती है सर्विसिंग, या वैसे घर पे रखोगे और कुछ भी डालते रहोगे, नहीं, उसको सर्विसिंग करो। वैसे शरीर की भी सर्विसिंग करनी पड़ती है, उसको वापस पंचकर्मा 2, 4 साल 5 साल के बाद उसको पंचकर्मा चाहिए, तो बॉडी का अंदर से ऑयलिंग हो जाए, ये बहुत बेसिक कंडीशन है। फिर वो रिपोर्ट हम अगर वापस करते हैं तो उसमें चेंजेस पक्का आ जाते हैं, वो बाय प्रूफ हम दिखा सकते हैं। गांठी है अंदर, आर्थराइटिस का पेशेंट मैंने रिपोर्ट में दिखाया, क्लेम का पेशेंट है मेरा, तो पहले दिन का जो रिपोर्ट से लास्ट दिन पे वो निकल गया है, प्रूफ है उसमें अपने पास, अंदर गांठ बन गई, वो निकल गई है, जाती है 7 दिन 15 दिन के अंदर जाती है। सेम पीसीओडी के पेशेंट मैंने दिखाई है, थायराइड के पेशेंट निकल गए, क्लियर हो गए। लेकिन हड्डियों का टाइम लगता है, वो हमें मान्य करना चाहिए। विदाउट ऑपरेशन हम पेशेंट को ठीक करते पक्का करते, बहुत सारे ऑपरेशन अपने वहां पे टल गए और पेशेंट उनका जो रिमेनिंग लाइफ में बहुत आराम से जी रहे। जिन लोगों को 15 साल पहले पंचकर्मा किया वो अभी भी ठीक चल रहे हैं, डॉक्टर साहब अभी सब ठीक है, आ रहे वापस। अभी आपने जो मेंशन की है 2-3 बार मेडिक्लेम, तो आर्थराइटिस के पेशेंट्स में मेडिक्लेम पॉसिबल है इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट? आर्थराइटिस के पेशेंट में मेडिक्लेम पॉसिबल है, और उसका एक है, लेकिन ये सब अपने हॉस्पिटल में होता है। तो इसका रीजन वही है कि नियर अबाउट अभी 17 कंपनी अपने पास इम्पैनल हो गई है कैशलेस के लिए, और अभी 5-6 पाइपलाइन में हम धीरे धीरे उनके साथ भी जा रहे हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की बातें चल रही है। क्लेम क्या रहता है कि जो टर्म्स मॉडर्न में है एलोपैथी में, सेम टर्म्स आयुर्वेद में, टर्म्स में किधर भी चेंजेस नहीं है, यानी कि 2 साल का जो कैपिंग रहता है वो आता ही है। आप एलोपैथी ट्रीटमेंट हो आयुर्वेद ले लो, ऐसा कि मुझे आप डायग्नोस हुआ, मैं अभी पॉलिसी निकल रहा हूँ, कल से मैं पंचकर्मा कर रहा हूँ, अभी आपने ये जो चल रहा था अभी उसमें बीच में एक फोन आ जाता है, सर मैं पॉलिसी कौन सी निकालूं, मुझे हर साल पंचकर्मा करना है, नहीं होता है ऐसा। आपकी बीमारी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी बीमारी हो उसके लिए आपको क्लेम मिलता ही है। उसका रीजन है, क्लेम लेने का रीजन क्या है, वही है, तो क्लेम वहां पे आपको क्लेम पक्का मिल जाएगा। सिर्फ उसके टर्म जो है वो एक बार पढ़ना जरूरी है। कैपिंग किसमें है, यहाँ लॉकिंग पीरियड रहता है नॉर्मली, वेटिंग पीरियड भी हम बोलते हैं, कुछ पॉलिसी में जीरो वेटिंग पीरियड है। हम अगर पॉलिसी पोर्ट करते हैं, पहले समझो मेरी एक XYZ कंपनी की पॉलिसी थी और मुझे ABC कंपनी की पॉलिसी लेनी है, तो मेरा वेटिंग पीरियड वो उसमें अगर मैंने पॉलिसी पोर्ट किया, बंद नहीं किया, पोर्ट किया, तो मुझे वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, उसमें अपना क्लेम तुरंत डे 1 से मिल सकता है। कुछ पॉलिसी में पहले का सारा सब निकल जाते हो लोग। अभी आपका एजेंट आपको कितना प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड है, तो वहां पे आपको ही मिल जाएगा, वेटिंग पीरियड आपके सर पे आ जाएगा। तो वो सारी चीजें आपको टर्म्स एंड कंडीशन आपको पॉलिसी लेते समय प्रॉपरली चेक करनी चाहिए। दूसरी बात है आयुष कवर का। आयुष कवर में कुछ चीजें समझना, अभी भी मार्केट का 70% हिस्सा जो है हमारा वो गवर्नमेंट कंपनी के पास है, PPM बोलते हैं, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, नेशनल इंश्योरेंस, ये सारी कंपनियां, लेकिन ये कंपनियां दिक्कत करती है आयुष क्लेम के सेटलमेंट के लिए, और मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उनका टीपी मीडिया असिस्ट, ये क्लेम जल्दी सेटल नहीं करती, जो हमारा जो अनुभव आया अभी तक का वो सीधा सीधा है। कंपेयर टू प्राइवेट कंपनियां बहुत जल्दी सेटल करती है। दूसरी बात, इनका जो आयुष का क्लेम है वो सिर्फ सम एश्योर्ड के 25% है,
यानी कि आपका 5 लाख का अगर क्लेम रहेगा तो वहां पे आपको सिर्फ 1.25 लाख मिलेगा। कुछ लोगों का 2 लाख है, वहां पे 50,000 ही मिलते हैं। अच्छा। तो वो प्रॉब्लम करता है। अब आप एडमिट हो रहे, आपके 10 दिन का अगर पेशेंट का एडमिट, आयुर्वेद में क्लेम गवर्नमेंट ने क्या दिया सीजीएचएस में, उसमें क्या है 2017 का जो अमेंडम है वो अमेंडम में पास क्या किया है गवर्नमेंट का अमेंडम है। मैं ये नहीं वो मेरा है या किसी वैद्य का, या किसने बनाया है, हमने आयुष फैकल्टी के हम लोगों ने बनाया, ये गवर्नमेंट के नाम से। आपका एडमिशन रहेगा 7 दिन से 28 दिन तक। तो इस 7 दिन अगर पेशेंट एडमिट होता है, उसकी इतने सारे प्रोसेस करने हैं मुझे स्पाइन के प्रोसेस क्या आ जाएगी, स्नेह आएगा, स्वेदन आएगा, बस्ती आएगा, कटी बस्ती आएगा, पिंड स्वेद आएगा, ताप स्वेद आएगा, लेप आएगा, कम से कम 7-8 प्रोसेस है। उसके अगर चार्जेस देखते तो वो भी इसमें कंप्लीट नहीं होते पर डे के हिसाब से। राइट। दूसरी बात ये हो जाती है कि रूम चार्जेस आ गए, आपके डॉक्टर आ गया, नर्सिंग आ गया, आरएमओ आ गए, आपका कंज्यूमेबल आ गया, बायोमेडिकल वेस्ट आ गया, आपका फूड आ गया, मेडिसिन आ गए। जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनको नॉर्मली गोल्ड कंपाउंड यूज करना पड़ता है। अगर गोल्ड कंपाउंड अगर यूज करते हैं तो आज सोने का भाव क्या चल रहा है, कम से कम 80,000 शायद, राइट। 80,000 अगर भाव चल रहा है तो बासमती जो भाव आ जाएगा वो 7 से 8 लाख तक जाएगा ग्राम का। तो वो चीजें वहां पे बदल जाती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी, जब आप इंश्योरेंस कंपनी आप चूज कर रहे हैं तो ध्यान से करो कौन सी आपको कंपनी आपको 100% समय छोड़कर दे रही है। तो वहां पे गवर्नमेंट कंपनी आवाज खाती है। दूसरी बात, ये बंदों ने अभी तक ऑल ओवर इंडिया में एक भी कंपनी कैशलेस में नहीं दी है। गवर्नमेंट की जो 4 कंपनियां हैं उन्होंने एक भी कंपनी कैशलेस में नहीं दी। कैशलेस एवरीवेयर का जो था वो पूरा का पूरा फियास्को हो चुका है। हमारे यहाँ अग्रस्त एक्चुअली वो ला गया, हम लोगों ने उसका फॉलोअप लिया था। मैं और मेरी जो टीम है जो सेंटर में काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, हमने जो उसका ही लिया था। लेकिन ऊपर से जितना अच्छा चीज आ गई, नीचे ये लोगों ने सब सत्यानाश कर दिया उसका। ये लोग पेमेंट ही नहीं कर रहे इंश्योरेंस कंपनी वाले हॉस्पिटल वालों को। 5-5, 6-6 महीने पेमेंट अटकाते। मेरे खुद के 3 केसेस मैंने डाल दिए थे उनके ऊपर, मुझे डायरेक्टली पीएमओ तक उसके लिए लड़ना पड़ा, और वो भी पेमेंट हाफ कर देते। अनकंडीशनल कटिंग हो रही है, कुछ पता नहीं है उसका, कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ वेरिफिकेशन नहीं है कुछ। और कोई भी छोटा हॉस्पिटल वाला उनका फॉलोअप लेगा या खुद के पेशेंट देखेगा, तो वहां पे ये चीजें खराब हो रही है। सो बेटर यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां का अच्छा काम कर रही है। फिर उसमें आ गए बजाज अच्छा काम कर रही है, एचडीएफसी सर्व काम कर रही है, निवा काम कर रही है, नावी काम कर रही है, लिबर्टी काम कर रही है, आपका स्टार का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा। स्टार हेल्थ के बारे में वापस बोल रहा हूँ। स्टार हेल्थ में कुछ पॉलिसी में सिर्फ 10 या 15 हजार आपके आते हैं, और पेशेंट यहाँ पे फिर हॉस्पिटल में आके झगड़ा करते हैं। उनको पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो मेडिक्लेम है तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट चेक करना उसके लिए जरूरी है। स्टार हेल्थ के कुछ पॉलिसी में सिर्फ 10 या 15 हजार की कवर रहता है पुराने पॉलिसी में। नए में उन्हें सिर्फ शायद आई की एक ही पॉलिसी उन्होंने रखी है तो जो आपका 100% आयुष का कवर देती है। और उनके पोर्टल पे भी इश्यू चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश का पहला कैशलेस तो अपना हॉस्पिटल कर दिया था। देश का पहला कैशलेस आयुर्वेद हॉस्पिटल स्टार हेल्थ का मेरा ही है, नंबर ही वही 1001। दिक्कतें कहाँ आती है, जो प्रोसेसिंग है पेशेंट को ये बात समझ में नहीं आती। ऊपर कंपनी क्या गड़बड़ कर रही है, आप कैसे भी डॉक्यूमेंट दे दो। और बहुत बार ऐसा क्या होता है कि आयुर्वेद बोले ना, इनकी जो स्टाफ है नीचे का वो ट्रेन नहीं है इंश्योरेंस कंपनी में। वो स्टाफ ट्रेन होना जरूरी, उनके भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जरूरी है। क्लेम 100% मिलता है। अभी लास्ट 2 महीने में हॉस्पिटल में जितना भी एडमिशन हुआ उसमें से एक भी पेशेंट कैश भरने वाला नहीं था। साल के सारे कैशलेस थे, 100% कैशलेस अपने पास हो चुका है। वो दिक्कतें नहीं आती। हाँ, वो हमें दिक्कत देती है हॉस्पिटल को पेशेंट कवर करने के लिए, लेकिन क्लेम में जो है वो पूरा का पूरा क्लेम अभी हो रहा है। सारे के सारे पेशेंट अपने क्लेम में कवर हो रहे हैं। अभी बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था कि सैलून में किसी का मतलब मसाज करते वक्त कुछ मोड़ दिया था और फिर वो पेशेंट वो जो अनकॉन्शियस हो गया, unconscious हो गया। चीजें हो रही है। क्या है कि अभी हेल्थ के नाम पे कोई भी कुछ भी कर रहा है अपने यहाँ पे। वो दिक्कत सबसे बड़ी है, गवर्नमेंट हम फॉलोअप ले रहे, केसेस डाल रहे, सारी चीजें हो रही है, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि जो हमारा प्रशासन है जिस लेवल पे काम करना चाहिए वो नहीं होता। देखो, मैं आपको पहले ही बोला था
हॉस्पिटल में कोई भी ये तोड़ा तोड़ी नहीं होती है। Correct. वो चाहे काइरोप्रैक्टिस या चिरोप्रैक्टिस बोलते हैं उसको नॉर्मली, ठीक है। वो ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं सारे। Correct. एक फिजियो का बंदा कुछ कर रहा है वो चीज पूरी अलग है, और सलून प्लग कुछ कर रहा है वो चीज पूरी अलग है। Correct. अपने पास फिजियो की पूरी टीम है, यानी पंचायत में सब अपने पास फिजियोथेरेपी होता है, लेकिन वो भी ये चीज करते हैं, वो मशीन पे ज्यादा यूज करते हैं, इंट्रैक्शन करेंगे, आईएफटी करेंगे, अलग अल्ट्रासाउंड करेंगे, कुछ मशीन लगाएंगे और वो मसल को रिलैक्स करेंगे। हम अगर ब्रेक करते हैं ना, अगर वो गलती से आपका प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, हड्डियां वहां पे कमजोर है, तो सीधा ब्रेक हो जाता है, नो इंजरी पेशेंट है, तो जरूरत नहीं है। तो जिस बंदे को पता नहीं है कि उसका एनाटॉमी पता नहीं, उसका फिजियोलॉजी पता नहीं, उसको शरीर के बारे में कुछ पता नहीं, उसको अपने बॉडी को हाथ मत लगाने दो। ये मसल सेंटर में वही चीजें होती है। वो लोग आते हैं, उड़ातान करते हैं, इधर खींचते उधर खींचते, और खींचने के बाद पेशेंट पकड़ के आता। मेरे पास आए पेशेंट स्टेशन पे आए, मसाज सेंटर में बंदा मसाज करने के लिए गया, बैक पेन थी इसीलिए, वो बंदे ने कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा खींच दिया, पेशेंट कोलैप्स, सडन डिस्क को डैमेज हो गए, पेशेंट लेते हैं। ये चीजें हम फिर हमें आयुर्वेद में भी कॉल करना मुश्किल होता है, वहां पे ऑपरेटिव के लिए जाना पड़ता है। ऑपरेशन के जगह वहां पे कुछ बचता ही नहीं, फिर वहां पे प्लेट डाल दो या कुछ आर्टिफिशियल कर दो, जिंदगी खराब होगी। तो ये चीजें किसी भी हालत में मत करो। तो आपके हिसाब से अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या फिर आयुर्वेद ट्रीटमेंट्स का अवेयरनेस बढ़ाना है, क्योंकि आयुर्वेद में इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं? आयुर्वेद में इनिशिएटिव हम बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं, और हम नहीं, गवर्नमेंट ले रही है। परसों हमारे ऑल इंडिया लेवल की मीटिंग हो गई आयुष मिनिस्ट्री की, तो जो आयुष सेक्रेटरी है उन्होंने अपने जो आयुष मंत्री है जादव साहब, उनके बर्थडे पे एक नया ये लॉन्च कर दिया, एक स्कीम। इसमें आपका प्रकृति परीक्षण होगा, आयुर्वेद के हिसाब से आपकी प्रकृति मुझसे बातें की, कब है, आपको किस चीज के लिए चाहिए, आपको डाइट क्या होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, आपकी ऋतुचर्या क्या चाहिए, आपकी दिनचर्या क्या चाहिए। तो प्रकृति परीक्षण नियर अबाउट 1 करोड़ लोगों के प्रकृति परीक्षण हमें करना है अभी, और ये घर पे जाके करना है। अपने हॉस्पिटल से भी ये उपक्रम चालू हो जाएगा अभी 1-2-4 दिन के अंदर, उसका पोर्टल आया है। उसके साथ हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। अभी हमारी जो संस्था है भारतीय आयुर्वेद संस्था, डॉक्टर अमोल कुंडे इज प्रेसिडेंट फॉर दैट, मेरी संस्था के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज एमबीबीएस फेलो एक्चुअली, बट ही वर्किंग फॉर आयुर्वेद। अभी जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें, वो सपोर्ट कर रहे हैं पूरा आयुर्वेद के लिए, तो उसमें हम काम कर रहे हैं। साथ में हम पूरा अवेयरनेस ला रहे हैं। पिछले महीने एक एग्रीमेंट हुआ है जो JNK में, जम्मू कश्मीर में हम आयुर्वेद का प्लांटेशन के लिए बढ़ावा देते हैं। सेम गवर्नमेंट अभी जुन्नर के पास 650 एकड़ में कुछ वनौषधि प्रकल्प ला रहा है। समाज के हर एक घटक को हम एक साथ ले रहे हैं। जो बचत घट है उनको हम अवेयरनेस के लिए कुछ उनसे कुछ खाने की जो चीजें में डाइट, आयुर्वेदिक डाइट के हिसाब से वहां से उनके पैकेट्स बना सकते हैं, उसका लिए हम सोचते हैं, जो पूरा हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। साथ में कैंपेन तो चल रही है। कंपनीज क्या जो रहती है आपके जो IT सेक्टर से, अभी मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ खराड़े में 1,500 IT कंपनियां हैं, वहां पे हम उनको लेक्चर्स दे रहे हैं, लाइफस्टाइल गाइडेंस दे रहे हैं। स्कूल में ये सारी एक्टिविटी चल रही है। जो तीर्थ क्षेत्र है, इसमें विश्ववती का पूरा कैंपिंग चलता है आलंदी में, बहुत बड़ा, वो फ्री में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लास्ट कल परसों 41 में 700-750 पेशेंट उन्होंने चेक किए, कल का मेरा डाटा था। सेम कंडीशन हम राजनांदगांव महागणपति जो है उस ट्रस्ट में हम काम कर रहे हैं, उनके साथ अपना एग्रीमेंट बन जाएगा अभी, तो वहां पे भी हम ओपीडी चालू कर रहे हैं। हमारे इसका एरिया जो है, वर्कर्स जो है, उनको जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स आते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हम काम करने की वजह से, उसके लिए हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप जा रही है। मैंने प्रैक्टिस की वो उस दिन का आयुर्वेद और आज का आयुर्वेद, इसमें कम से कम 100 मील का फासला हो गया अभी। तो ये चीजें हो रही है, धीरे धीरे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है हर चीज में, चीजें बदल रही है। सर, तो फाइनल गिव अवे क्या रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए? आयुर्वेद हम अगर चिकित्सा चूज कर रहे हैं, तो आयुर्वेद चिकित्सा ये सिर्फ ट्रीटमेंट के हिसाब से बन जाए, वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से देगा। आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अगर डाइट, एक्सरसाइज, वो सारी चीजें पर हम ध्यान देते हैं, तो आयुर्वेद का उद्देश्य है धर्मार्थ काम मोक्षाण। अपना धर्म रक्षण होता है, अर्थ रक्षण होता है, काम रक्षण होना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, फिर बाद में आपको मोक्ष मिलता है। साथ में अपना गवर्नमेंट अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अभी
ये जो प्रकृति परीक्षण का कैंपेन आएगा आपके घर पे भी आ जाएगा, घर एक के घर पे आ जाएगी, अपने वॉलंटियर हमारे आ जाएगी सारी। एक तो आयुर्वेद कॉलेज के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, डॉक्टर्स आ जाएंगे या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाएंगे। तो उनको सपोर्ट करो, उनको आपको मोबाइल लेके आएंगे, मोबाइल पे सारी चीजें हो जाएगी और आपको रेडीमेड आपका प्रकृति परीक्षण का ये भी मिल जाएगा, उसका पर्चा भी मिल जाएगा, तो वो प्रॉपरली कर दो। साथ में कोई भी फेक नैरेटिव के पास मत जाओ, कोई भी बाबा बुआ महाराज रिक्शा वाला ये वो उसके पास आयुर्वेद ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद ट्रीटमेंट आपको अगर लेना है तो ऑथेंटिक आयुर्वेदिक क्लिनिक में या ऑथेंटिक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाओ, वो भी एनएबीएच एक्रेडिटेड जहाँ पे हॉस्पिटल से वहां पे ट्रीटमेंट ले लो। आपको मेडिक्लेम चाहिए तो मेडिक्लेम में मिल जाएगा, आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, आपका खर्चा भी बच जाएगा। और दूसरी सबसे पहली बात जो है वो क्लियर लीगल डॉक्यूमेंट्स में आएंगे, गलत चीजें कुछ नहीं। आपकी वहां पे देखो, आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं ना तो आपको पूरा बिल मिल जाता है, नॉर्मली आपको आयुर्वेद का बिल भी नहीं मिलता, नहीं तो बाहर कोई भी कुछ भी बोल देता है। आते लोग बहुत सारे कुछ भी लेके आ जाते हैं, 2-3 लाख की मेडिसिन दे देती है। यार मेरा एडमिट का बिल नहीं होता उतना जितना मेडिसिन का 10 दिन का बिल लेते हैं लोग, और कोई भी बाबा बुआ लिख के देता है ये भस्म वो भस्म, नहीं जरूरत पड़ती भाई सबकी। सुवर्ण भस्म की मात्रा है 0.3 mg, वहां पे आता है 2-3-5 ग्राम, जरूरत ही नहीं है उसकी। अगर आपको ऑथेंटिक आयुर्वेद करना है तो किसी भी हालत में आयुर्वेद वैद्य के पास ही जाके आपको ट्रीटमेंट लेनी है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP है, क्या प्रॉपरली रजिस्टर्ड आयुर्वेद हॉस्पिटल है, वहां भी जाकर आपको ठीक से ट्रीटमेंट लेनी है। यही एक बेसिक थिंग आपको आज मैं बताना। थैंक यू सर, आपने बहुत इंफॉर्मेशनल आज एडवाइस दी है सबको, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। हम नेक्स्ट एपिसोड्स में और भी हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स के साथ आपसे जुड़ेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद डिजिडॉग। मैं हूँ ऐश्वर्या चौहान, आपकी होस्ट, एंड रिमेंबर वी आर योर हेल्थ सिंप्लीफाइड।